नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है नए साल के नए फंडे, आपकी जेब आपकी बचत। हर कोई चाहता कि उसकी कमाई का एक हिस्सा तो बच जाए, लेकिन आज के महंगाई के दौर में आपके खर्चे ऐसा होने नहीं देते। बहुत से नए नए तरीके हैं निवेश करने के, बहुत से नए तरीके हैं कमाई के, लेकिन इन नए तरीकों के साथ नए खर्च भी हैं, नए टैक्स भी हैं और कई सारे ऐसे नए चैलेंजेस हैं जो आपको समझना पड़ेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेंगे। हर चीज़ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हो सकते हैं, टिप्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप अपने नए साल में निवेश को, बचत को और कमाई को, तीनों को लेकर कुछ खास तैयारी करके रख सकते हैं। तो नए साल में कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था, किन सेक्टर्स में निवेश बेहतर होगा, शेयर्स खरीदें या म्यूचुअल फंड्स, कम आय में कैसे बचत कर सकें, कौन से टैक्स रिजीम में पैसा आप बचा सकते हैं, कैसे बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्स। अगले आधे घंटे ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ेंगे, शेयर मार्केट के भी और निवेश के भी, फाइनेंस के भी और साथ में कमाई के भी। आपको बताएंगे कैसे पैसे बचाएं, कैसे पैसे बनाएं। लेकिन इस चर्चा के पहले जरा देख लें एक बार पीछे मुड़ के कैसा रहा 2024 और 2025 के चैलेंजेस क्या होंगे। साल 2024 शेयर बाजार के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। सेंसेक्स 85,052 तो निफ्टी 25,978 पॉइंट्स के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंचा, तो कई बार गोते खाने से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। इसके बावजूद लगातार 9वें साल शेयर बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस साल सेंसेक्स में 8.62% तो निफ्टी में 9.21% का इजाफा हुआ। 3 नवंबर 2024 तक 11 महीने के दौरान NSE 500 इंडेक्स ने 18.1% रिटर्न दिया। इसी तरह भारतीय निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करते हुए महंगाई को मात देने का प्रयास करते नजर आए। हालांकि भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों ने बहुत कम पैसा लगाया। साल 2023 में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 1.71 लाख करोड़ का निवेश किया, जो साल 2024 में घटकर महज 5,052 करोड़ रुपए रह गया। जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर महीनों में FPI बिकवाली करते हुए निवेशकों ने मुंह मोड़ लिया। वैसे पूरे साल भर निवेशकों का भरोसा हासिल करना बड़ी चुनौती रहा है। नए साल 2025 से निवेशकों को कई उम्मीदें हैं। उनकी नजर अमेरिका में नई सरकार की नई व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार पर है। आने वाले समय में इनोवेशन आधारित थीम मजबूत होगी और इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेलाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन की संभावनाओं के नए द्वार खुल सकते हैं। इस बीच मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में टैक्स पेयर्स की जेब पर बोझ बढ़ सकता है, लेकिन जीवन बीमा, पेंशन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी योजनाओं में निवेश कर इस भार को कम भी किया जा सकता है। नई और पुरानी टैक्स रिजीम को समझकर आप अपनी मेहनत के पैसे बचा सकते हैं और निवेश का सही विकल्प चुनकर पैसे बना भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अक्सर हम ये कहते नहीं थकते कि नई जनरेशन बड़ी स्मार्ट है, वाकई है भी। उसने निवेश के नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं, नए नए तरीके उसने ढूंढ लिए हैं और कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्होंने कम वक्त में उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी दिया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप टैक्स को ढंग से कैलकुलेट ना करें, अगर आप आने वाले चैलेंजेस को ढंग से कैलकुलेट ना करें, तो आपकी बचत उतनी फ़ायदेमंद नहीं रह सकती, या यूं कहेंगे कि आपकी बचत जितनी हुई है उतनी खर्च भी हो जाएगी। तो आज के इस अगले आधे घंटे कोशिश हमारी यही है कि आपकी बचत को बढ़ाया जाए, आपकी सेविंग्स सेफ रह सके। इसको लेकर हम कुछ टिप्स लेंगे, कहाँ और किस तरीके का निवेश आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में 2 एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक सुरेश कोठारी जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और कुछ ही देर में मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराएंगे। फिलहाल सुरेश कोठारी साहब को नमस्कार करता हूं, नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और 2024 सुरेश कोठारी जी की नज़र में कैसा रहा आपके हिसाब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो आपका अब तक का पूरा एक्सपीरियंस रहा है सर,
24 के ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर के हों या मार्केट निवेश को लेकर के हों, सेविंग्स को लेकर के हों, जो फैसले बदले या किए गए और उसका असर 25 में पड़ना तय है? नमस्कार पुनीत जी, नए वर्ष की आपको भी बधाई और आपके सारे दर्शकों को नए वर्ष की बधाई। ये 2024 में जो सरकार ने एक टैक्सेशन जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव किया था कि पहले जो पुराना जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम था। यानी अगर आप किसी भी तरह से चूज़ नहीं करते हैं या आप विकल्प को नहीं अपनाते हैं तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में ही आपको टैक्स भरना पड़ता था। और सरकार ने अभी ये किया कि जो नया टैक्सेशन सिस्टम है उसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया। और अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें आप जाकर पुराने सिस्टम में जाना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज मतलब सरकार ने किया था। दूसरा चेंजेस ये हुआ था कि जो कैपिटल गेन में ये बहुत चर्चा भी हुई थी कि कैपिटल गेन में बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने किया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको 20% से घटाकर 12.5% किया था, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट वो उन्होंने मतलब नहीं दिया। इसका बहुत बड़ा असर आने वाले समय में पड़ने वाला है। और अभी आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया कि जो शेयर मार्केट में जो एफपीआई है और जो निवेश है वो थोड़ा सा घटा है। और अभी आप देख भी रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से मार्केट भी काफ़ी गिर रहा है। उसका रीज़न यही है कि कैपिटल गेन पे जो सरकार की जो नीति है वो थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाली नीति है। और इसके कारण जो निवेशक है वो निवेशक थोड़ा सा शेयर मार्केट से दूर जा रहे हैं और वो पैसे निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन में उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा उनके हित के लिए नहीं है। और डिविडेंड भी है, डिविडेंड जो कि आजकल डिविडेंड पे भी टैक्स है। हालांकि 1 लाख रुपए तक की तो छूट है, लेकिन बावजूद उसके भी डिविडेंड पे भी टैक्स है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण शेयर मार्केट पे लोग थोड़ा सा कम अब भरोसा कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी चीन भी एक नया विकल्प एफपीआई के लिए हो गया है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो चीन पे उनका इन्वेस्टमेंट बहुत जा रहा है। और हमारा जैसे आपने बताया भी कि 1,71,000 करोड़ से लेकर लगभग 5,000 करोड़ तक का हमारा निवेश आ गया है। यानी बहुत मेजर बदलाव है। यानी कुल जो पिछले साल में था 23-24 में और 24-25 में अगर बात करें तो लगभग ये हम इसको माने तो केवल 3% पे हमारा निवेश आ गया है। तो ये जो सरकार ने जो पिछले बजट में जो निर्णय लिए थे ये इसका थोड़ा सा असर इस बार 25 पर पड़ना है। 25 हमारे साथ में एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। आदित्य मनिया जैन साहब हैं, हमेशा हमारे साथ में जुड़ते हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं। नमस्कार करता हूं आपको भी इन एडवांस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर, सवाल ये कि 24 में लोगों ने खूब निवेश किया, छोटे छोटे निवेशक, फ्रेशर्स, नए बच्चे, नई यंग जनरेशन के लोग बाग, उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा बाजार में लगाने की शुरुआत की। जितना जोखिम या जितना डर हम लोगों की जनरेशन में हुआ करता था, अब आज की जनरेशन में वो थोड़ा सा डर कम है। हम देखते हैं वो फ्रीक्वेंटली मार्केट को वॉच करते हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ सुरेश कोठारी साहब कह रहे थे कि मार्केट का हाल वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लग रहा है। ऐसा लगता है कि निवेशकों को टैक्सेशन बहुत ज़्यादा भा नहीं रहा। तो 24 का ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो 25 में कैरी ऑन होना आपको तय लगता है मार्केट के लिहाज से? देखिए, मैं सबसे पहले तो कोठारी जी को नमस्कार बोलता हूँ, उनको भी नए साल के एडवांस में शुभकामनाएं जी। दरअसल बाजार अपने नई हाई से इस समय जो है लगभग 7,500 सेंसेक्स नीचे। उसका एक बड़ा कारण जो था कि जो 2024 में गुड न्यूज थी वो लगातार नया हाई बनाने के बाद हम देखें सितंबर के पहले से 6 महीने से लगातार गुड न्यूज ही आ रही थी। बैड न्यूज को बाजार जो है साइडवे कर रहा था और ग्लोबल कंडीशन भी ऐसी थी कि हम उसको पचा पा रहे थे। अगर ग्लोबल कंडीशन कोई नेगेटिव आती थी तो हमारे DII के निवेश से उसको दबा दिया जाता। और जो आपने बात कही कि हमारे पास जो नया निवेशक था जो बिल्कुल फ्रेशर था, वो वर्क फ्रॉम होम के कारण जिसने बहुत ज्यादा सेविंग की हुई थी वो शेयर बाजार की तरफ सीधा अट्रैक्ट हुआ और उसको बैंक FD, पोस्ट ऑफिस FD, प्राइवेट FD में उसका माने एक तरीके से रुझान था ही नहीं कि हम 8-9% की कमाई पे लें।
और बाजार में लगातार रिटर्न आ रहे थे, चाहे म्यूचुअल फंड ले लें, चाहे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट ले लें। तो उसने वहां अकाउंट खोले और तेजी से उसने निवेश किया और उसी तेजी से उसका पैसा 15 से 40% तक तेजी से बढ़ा। ठीक बात। लेकिन अक्टूबर नवंबर से हमारे को जो बैड न्यूज आना चालू हुई और एफआईआई ने पैसा अक्टूबर से निकालना चालू कर दिया। तो पहली जो घबराहट वाली बात थी कि एफआईआई का जो पैसा था वो लगातार निकलता जा रहा था। दूसरा, दिग्गज जो शेयर थे उनके जो रिजल्ट आए क्वार्टरली रिजल्ट, इसके पहले क्वार्टर, तो वो नेगेटिव आए, वो बाजार ने पचा नहीं पाया, बाजार को अर्निंग उनकी बहुत कम थी, इस कारण बाजार ने उनको लिया। तीसरी बात ये थी कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे उन्होंने जिन कंपनियों को बोला था कि ये हमारे पास इनके ये रिकॉर्ड्स हैं और ये इस भाव चले जाएंगे, वो बाजार में उन्होंने अपना टॉप बना लिया। उसके बाद जो नया निवेशक था उसने खरीदा तो बाकी की मुनाफा वसूली चालू हुई। यही कारण था कि इंडेक्स लगातार नीचे। अच्छा, तीसरी बात, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आज भी उनके पास जो है मिला जुला करके आए, तो वो वहां कमजोर हो गई। तो जब कमजोर हुई तो उनके जो रिफॉर्म्स थे वो एकदम तेजी से चालू नहीं हो पाए। हाँ, हमने देखा कि अभी जो 3 विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं उसमें मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद जो हरियाणा और महाराष्ट्र जीता, यहाँ से बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई, लेकिन उसको एफआई की बिक्री ने पूरा का पूरा साफ कर दिया। अभी भी आज भी बाजार पूरे हफ्ते में 4 दिन 3 दिन घटता है और 2 दिन बढ़ता है, लेकिन नेट अगर हम वीकली देखें या क्वार्टरली देखें या मंथली देखें, वो डीएमए से मतलब ऊपर नहीं, जो रेजिस्टेंस लेवल है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसने अभी अपना जो निफ्टी है उन्होंने अभी अपना लेटेस्ट जो सपोर्ट था वो वाला उन्होंने तोड़ा। आदित्य जी, समय को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। आपकी बातों से बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया 24 का, और एग्जैक्टली यही हुआ है और आपके कारणों से बड़ी क्लैरिटी मिली है कि ये क्यों हुआ है। लेकिन अब 25 के लिए आपकी क्या सलाह? जैसा आपने कहा कि फ्रेशर्स और एक बड़ा वर्ग मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में भी और म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में निवेश करना प्रेफर करने लगा है। 25 में उसको क्या करना है? फिर उसमें भी जो 3 कैटेगरी हैं, मिड लेवल की, स्मॉल कैप की या फिर लार्ज कैप की, बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी या फिर सीधा डायरेक्ट शेयर, उसे क्या करना है? आपकी क्या सलाह है? देखिए, 2025 का साल रहेगा, इसमें पुराने एक्सपेक्टेशन को आप बिल्कुल नकार दीजिएगा। इसमें जो नए एक्सपेक्टेशन रहेंगे वो हमारे 12% का ऑन एन एवरेज रहेगा। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, हिंदुस्तान के जो जानकार हैं, वो मात्र 3000 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में बता रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि 3000 पॉइंट तो कभी भी 3 दिन में नीचे आ जाता है। तो बाजार में 10 से 12% की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में न जाके म्यूचुअल फंड में जाएंगे, वहां भी मल्टी कैप में आपको जाना पड़ेगा या फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में ये फायदा होता है कि बाजार की स्थिति को देखते हुए फंड मैनेजर जो है वो अल्टा पल्टी कर लेता है। ठीक बात। मल्टी कैप में जाएंगे और अभी भी यहाँ से अब हमको निवेशकों को जो हम एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि ये अंदाजा है, पिछला आप हम तो दिखाते ही नहीं है ना, देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसको देख के दिखाएंगे तो हमारा क्लाइंट जो है 3 महीने में घाटा बुक करके बाजार से निकल जाएगा। तो 2025 का साल म्यूचुअल फंड एएमसीज के लिए और ब्रोकर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा साल रहेगा। यहाँ आईटी फर्म्स क्योंकि रिफॉर्म होंगे दुनिया के दूसरे देशों में। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है या रूस यूक्रेन की जो लड़ाई, ये शायद शांत हो जाए। अभी हाल में अगर हम देखेंगे तो ट्रम्प साहब के क्या नियम कायदे कानून आते हैं, ठीक है, उस पर भी हमारे यहाँ जिस तरफ आपका इशारा, मैं उस तरफ थोड़ी और बात करूंगा। जैसे आपने सरकारों का जिक्र किया, स्टेबिलिटी का जिक्र किया, अमेरिका में जैसे ही ट्रम्प साहब पूरा पावर लेंगे या चार्ज संभालेंगे, इसके बाद की परिस्थितियां हैं, युद्ध शांत होंगे या आगे बढ़ेंगे, इसकी स्थितियां हैं, इन पर भी थोड़ा सा आऊंगा और आने वाले बजट पर भी आऊंगा।
थोड़ा सा अभी इस वक्त जरा कोठारी साहब को भी सुनने की बारी है। कोठारी साहब, आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि टैक्स को लेकर कुछ बदलाव भारत की सरकार ने और वित्त विभाग ने किए, लेकिन अब आप क्या मानते हैं? हमेशा से एक ही सवाल रहा है कि नया रिजीम के ओल्ड रिजीम, अभी भी जो ओल्ड रिजीम अपनाते हैं उनके लिए एक लाइन कही जाती थी कि जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने अपने टैक्स को सेव करने के लिए अलग अलग स्कीम्स में LIC वगैरह में निवेश कर रखा है, उनको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। जिनका अपना होम लोन है उनको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। क्या ये लाइन अभी भी 25 के लिए सही है या बदल गई है? नहीं, ये लाइन तो कभी भी मतलब पहले भी सही नहीं थी कि आपके अगर निवेश है तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि निवेश की क्वांटम जो है वो आपको वो निर्धारित करेगी कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए या नई रिजीम में जाना चाहिए। क्योंकि अगर क्वांटम ज़्यादा है, अगर आपका होम लोन में क्या 2 तरह की आपको छूट मिलती है। अगर आपकी रेंटल इनकम अगर आपके पास है तो होम लोन के इंटरेस्ट के लिए कोई कैपिंग नहीं है ना, उसमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी आपको मतलब मिल सकता है। लेकिन अगर रेंटल इनकम नहीं है तो होम लोन की कैपिंग, जो छूट मिलने की कैपिंग है वो 2 लाख रुपए तक की है इंटरेस्ट की। तो अगर 2 लाख तक की छूट लेते हो और आप 1,50,000 ETC की छूट लेते हो तो 3.5 लाख की जो छूट होती है ना, तो ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि आप ओल्ड रिजिम में ही रहिए। आपको दोनों रिजिम में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और जिसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका होम लोन पे इंटरेस्ट की रेंटल इनकम आ रही है और आपने उस पर ज़्यादा अगर छूट ली है, 3-4 लाख रुपए छूट ली है, तो एक कहा जा सकता है कि आपको पुराने रिजिम में रहना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियसली विचार कर रही है, काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है और ट्रेड इन इंडस्ट्रीज़ और कई जो करदाताओं के संगठन हैं उनसे भी गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल जी बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल गवर्नमेंट से मिले, सरकार से मिले हैं और उन्होंने ये मांग रखी है कि जो होम लोन की जो छूट है, जो 2 लाख की छूट है, उसको बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ ये नए रेजिम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नए रेजिम में तो अभी होम लोन की छूट मिलती भी नहीं है। हाँ, अभी तक तो इसमें कोई छूट ऐसी है नहीं। और उन्होंने ये मांग रखी है कि जो नए रेजिम में जो छूट है होम लोन की दी जाए और वो भी 2 लाख से ज़्यादा भी उसकी छूट। और एक सवाल है कि अभी 25 को लेकर आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? जो अभी आपको टेम्परामेंट लग रहा है सरकार का, जो कि अब देखिए पिछली बार और अब की बार सरकार है तो बीजेपी की, लेकिन अब एक कोलिजन वाली सरकार है, मतलब एक साझा सरकार है। आपको लगता है कि 25 का जो बजट आने वाला है वो किस तरफ जाएगा, स्पेशली लोगों की सेविंग्स और टैक्सेशन को लेकर? सरकार का हमेशा ये मानना रहा है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 7% से ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन अभी जो अनुमान आ रहा है वो GDP ग्रोथ कम रहने के अनुमान आ रहा है कि 6 के आसपास रहेगी, 6% के आसपास रहेगी। तो GDP ग्रोथ अगर सरकार को बढ़ाना है तो मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा और जो देशवासी उनके हाथ में पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर पैसा ज़्यादा देना है तो निश्चित तौर पे करों में छूट भी देनी पड़ेगी। और ये अभी सरकार का मानस लग भी रहा है और ये बैकडोर चैनल पे ये, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये बात चल भी रही है कि कुछ मतलब बड़ी छूट इस साल के बजट में मिलने वाली। जो एक बड़ी छूट की तरफ मैं आपको बताऊँ तो 15 लाख रुपये तक की जो स्लैब है उसके ऊपर में जो 30% लगता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उसमें वो मतलब 20% कर दे। तो वो अगर कर दे तो एक बहुत बड़ा जो करदाताओं का वर्ग है वो उसके अंदर आ जाएगा और एक काफ़ी बड़ी छूट उनको इसमें मिल सकती है। दूसरा कि जो मतलब जो ETC या जो दूसरी निवेश की जो छूट जो नए कर रेजिम में नहीं है उसमें से कुछ छूट दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है वो छूट उनको दे सकते हैं जिनकी इनकम 15 लाख रुपए तक है। बड़े लोगों को शायद वो छूट ना दे। ये सरकार इस तरह से कर सकती है। थोड़ा सा मींस वेट एंड वॉच आपको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आपको लगता है कि पिछले बार से हल्का सा लचीला रुख रह सकता है? बिल्कुल, थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ाने की तरफ ख्याल रह सकता है। क्योंकि अगर सरकार का अगर GDP ग्रोथ 7% नहीं आएगा तो जो उनका है कि 2027 में हम वर्ल्ड की नंबर तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उस पर थोड़ा कुठाराघात होगा। तो उनको हर तरफ से सोचना है कि उनको केवल ऐसा नहीं कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, उनको सारी चीज़ें जो उनके कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरे करने हैं और मार्केट में पैसा भी डालना है। हालांकि उसके भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आदित्य जैन साहब के पास चलते हैं। जैन साहब, आपका जैसा आपने कहा कि अगर आपको निवेश करना है मार्केट में तो बहुत सी परिस्थितियां हैं। ट्रंप गवर्नमेंट से
और वैश्विक परिस्थितियां, युद्ध को लेकर भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति और उनका जो मानस दिखाई पड़ता है गवर्नमेंट चलाने का, विभाग को चलाने का, आप क्या सजेस्ट करते हैं? निवेश का पैटर्न कैसा रखें? कहाँ बाकी जगहों पर निवेश आप करें? क्योंकि गोल्ड में करें आप, प्रॉपर्टी में आप करें, बाजार में आप करें, ये 3 प्रमुख बड़े सवाल होते हैं। बाजार में करें तो आपने बता दिया कि कैसे करें। जो शेयर्स में लगा रहे हैं पैसा, क्या उनको निकाल लेना चाहिए? उनको आप क्या सलाह देंगे 25 के लिए? अजय जी, 2025 का जो साल है, निवेशकों को इंतजार करने का, देखो और रणनीति बनाओ का रहेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में जो फडणवीस जी की सरकार आई है बीजेपी की, इसकी वजह से रियलिटी सेक्टर में महाराष्ट्र क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी रियलिटी में तेजी आ रही है, और तो वहां थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें तो आईटी और फार्मा जो क्षेत्र हैं, ये अभी बड़े तो हैं, लेकिन वो ऊंचाई इन्होंने प्राप्त नहीं करी है जो इनको ऊंचाई प्राप्त करें। तो थोड़ा सा पैसा हम इधर भी डाल सकते हैं। तीसरी तरफ देखें कि बाजार में, जैसा कि माननीय कोठारी जी ने कहा कि सरकार जो है 15 लाख के स्लैब को कुछ रियायत दे सकती है, 15 लाख या 15 लाख के नीचे को, शायद उसमें एनपीएस को जोड़ दें या 80C को जोड़ दें। अगर ये जोड़ते हैं तो वो बचत होती। इस साल जो एक्चुअल स्टोरी रहेगी वो कंजम्पशन स्टोरी रहेगी। तो बाजार में निवेश को, जीडीपी को मेंटेन करने के लिए निवेशकों के हाथ में खर्चे के लिए पैसा आना चाहिए, बचत के लिए पैसा आना चाहिए, जो बाजार में लगेगा, तभी हमारी जीडीपी जो है वो पूरी की पूरी तरह मेंटेनेंस रह सकती है। माननीय कोठारी जी ने कहा है कि जो टैक्स में रियायत है, मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव को देखते हुए, हालांकि मैं अगर इनकी स्ट्रेटजी देखूं तो माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी की, इन और मोदी जी की, इनको इलेक्शन से कोई डर नहीं लगता, इनको कंट्री फर्स्ट है। लेकिन कंट्री फर्स्ट के चक्कर में इन्होंने लोकसभा के जो रिजल्ट थे वो बिगाड़े। हालांकि फ्री वाला सिस्टम जो है, रेवड़ियां बांटे जाओ, रेवड़ी स्कीम दिल्ली से चालू होती तो सभी सरकारों को करना पड़े, तो सरकार को पैसा भी चाहिए, तो सरकार को रेवेन्यू के साइड पे दूसरी तरह भी देखना पड़ेगा, जीएसटी और इनकम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो निवेशकों को ये देखना है कि कंजम्पशन स्टोरी वाले, ये आपने सही कहा कि आपको थोड़ा सा देख करके अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक बहुत से लोगों का सवाल है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं चाहता हूं, और जो निवेश का स्टाइल है वो पिरामिड रहेगा। ठीक है, ठीक है। पिरामिड स्टाइल में जो निवेश बाजार गिरता जाएगा, हम अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे, इसमें हमारा 1 साल निकल जाएगा, और 26 में हमारे को रिटर्न मार्च के बाद अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, और मैं समझता हूँ वहां हम अच्छी स्तर पर 15% के लगभग मुनाफे के स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये मेरा जी। जैन साहब, 2 छोटे सवाल हैं, छूट ना जाए इसलिए मैं पूछ लेना चाहता हूं। एक, जो बैंकिंग सेक्टर का हाल दिखाई पड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक का और बाकी के भी तमाम बैंक्स का, ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण के तौर पर ये बात की है। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि ये सेक्टर उठेंगे या इसी तरह की स्थिति में रहने वाले? देखिए, बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा पावरफुल दूसरी एनबीएफसी हो गई, और एनबीएफसी का लोन देने का जो पैटर्न है वो ज्यादा इजी है, वहां लोगों को और भी सुविधाएं मिल जाती है। दरअसल बैंक में डिपॉजिट बढ़ रहा है और लोन नहीं बढ़ पा, इसलिए इन बैंकों की हालत खराब है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखेंगे कि इन बैंकों में जितना एनपीए है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। अभी आप जो हम पिछले 6 महीने में नहीं देख पा रहे थे, वापस अखबारों में सुर्खियों में बैंक के नोटिस छपने लगे। मेरा ऐसा मानना है कि पीएसयू बैंक थोड़े बहुत कमजोर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इस स्थिति से नीचे नहीं ज्यादा गिर पाएंगे। आज भी हमने देखा कि 805 पर स्टेट बैंक आ गया, 102 पर पीएनबी चल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग 108-9 के आसपास है। तो यहाँ हम अगर निवेश करना चाहें तो हम जो है एनबीएफसी को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं बनस्पत पीएसयू बैंक को। हाँ, हम प्राइवेट बैंकों में भी जो छोटे बैंक हैं उनकी तरफ रुख कर सकते। तो आप दोनों की बातों का निचोड़ आप ये निकाल सकते हैं कि 2025 जो है, 24 के बाद का 25, आपको 26 के हिसाब से, आने वाले वर्षों के हिसाब से अगर आप अपनी प्लानिंग लेकर आगे बढ़ रहे थे तो थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन अब की बात शायद वॉच पार्ट जिसको हम कहते हैं, कि आप देखें दुनिया में, विश्व में
और ख़ास तौर से अपने देश में बजट के आने के पहले बजट में जो पॉइंट्स हैं उनको आपको थोड़ा ज़्यादा क्लोज वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की तरह आप बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट लोग ना करके थोड़ा सा रिस्क लेके जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। और बजट के बाद वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से, देश में निर्णयों के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा अप एंड डाउन करना पड़ सकता है। ये एक्सपर्ट तो हमारे साथ में थ्रू आउट द ईयर्स रहेंगे। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि किन्हीं नए मामलों पर टिप्स लें जब बजट आएंगे, या उसके प्री और पोस्ट डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं 25 को लेकर, आप दोनों को भी, अपने दर्शकों को भी, और उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।